नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 26 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जो इश्यूज हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड। दूसरा हम देखेंगे कि रुपी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, बाकी और करेंसीज के क्या हालात हैं और क्या आगे प्रॉस्पेक्ट है अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, और फिर एक पॉइंट देखेंगे, कल हमने जो एक वीडियो डिस्कस किया था कल वाले वीडियो में कि हायर एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो जो आर्टिकल था ना, जो 20 तारीख का आर्टिकल था हमारा, जो कल हम संडे को डिस्कस कर चुके हैं, उसी को काउंटर करते हुए एक आर्टिकल है, उसमें कुछ पॉइंट्स हमें मिलेंगे, वो हम पिक करेंगे और बाकी 2-3 आर्टिकल्स हो रहे हैं उन पे नज़र और डाल लेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है रेसिपी फॉर रिफॉर्म्स। आर्टिकल को लिखा है प्रकाश सिंह जी ने। देखो, 16 साल पहले 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था प्रकाश सिंह केस में ही। ठीक है, इन्हीं का केस था उसमें, और उस जजमेंट में पुलिस में रिफॉर्म से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू की गई थी और ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो गाइडलाइंस जब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो पुलिस जो है वो अकाउंटेबल भी बनेगी, पीपल फ्रेंडली भी बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम किसके लिए होगा? अप होल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। भाई सीधी सी बात है, संविधान को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है और डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव कर पाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये प्रकाश सिंह केस जजमेंट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज देखो, सितंबर 22 गया अभी रिसेंटली, इस सितंबर 22 को पुलिस रिफॉर्म्स डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, पर वो जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इशू की थी उनको या तो इम्प्लीमेंट किया नहीं गया, और किया भी गया है तो हाफ हार्टेडली किया गया है, जिसकी वजह से आज हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस थॉमस कमेटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है, उन रिफॉर्म्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बेसिस पे आने थे पुलिस में, कि बहुत ही ज़्यादा इनडिफरेंट बिहेवियर शो किया है स्टेट ने। दैट मीन्स सरकारों ने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने में। एक बार हम उन गाइडलाइंस को देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर है 7 डायरेक्टिव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। नंबर 2, फिक्स 2-year टेन्योर फॉर डीजीपी। नंबर 3, 2 years टर्म्स फॉर एसपीज एंड एसएचओज। 4, separate investigation and law and order functions. Number 5, set up police establishment board. 6, set up police complaint authorities at state and district level. 7, set up national security commission at central level. इसका मतलब स्टेट सिक्योरिटी कमीशन आप बना दो हर एक स्टेट लेवल पे। ओके, वो कमीशन किस तरीके से काम करेगा? पुलिस में का जो पूरा सिस्टम है उस पर्टिकुलर स्टेट में, क्योंकि आपको पता है हर एक स्टेट की अपनी पुलिस होती है, तो उनको टैकल करने के लिए काम करे। दूसरा, जो डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका टेन्योर मिनिमम 2 साल का रखा जाए। नहीं तो क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी सत्ता में आती है ना, तो सबसे पहले इसी तरीके से इनके टेन्योर को बिना ध्यान में रखे हुए और चेंज करती रहती हैं। इसकी वजह से पुलिस जो एक प्रॉपर गाइडलाइन पे काम करती रहती है ना, वो गाइडलाइन बनाने वाला बंदा या गाइडलाइंस को इशू करने वाला बंदा ही गायब हो जाता है। पता पड़ता है कि हाँ जी ट्रांसफर हो गया या कुछ और हो गया, किसी दूसरे इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दिया डीजीपी के तौर पे, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम 2 साल का टेन्योर आप फिक्स कर दो। इसके अलावा जो एसपीज होते हैं स्टेट लेवल पे, एसएचओज होते हैं, बोला इनका भी 2 साल का टर्म फिक्स करो, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो एक तो क्या होता है कि केसेस को समझने में टाइम लगता है। बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं किसी भी थाने पे या किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बात करें, तो वहाँ पर जब वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, तो सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन को सेपरेट करो। क्यों? क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है पुलिस डिपार्टमेंट पे। एक तो होती है तहकीकात करना कि हाँ जी भाई क्या एविडेंसेस हैं, क्या क्या क्राइम के पीछे क्या था, पूरी चीज़ों का पता लगाना। एक है लॉ एंड ऑर्डर को, कि भाई किस तरीके से सिस्टम को चलाना है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, पेट्रोलिंग करना टाइम टू टाइम, ट्रैफिक पुलिस का ये सिस्टम आपको पता है चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों को सेपरेट किया जाए। नहीं तो क्या होता है, एक इंडिविजुअल को पता पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर में भी काम करना पड़ रहा है, पता पड़ा कि अगले ही कुछ दिनों बाद में ट्रांसफर करके इन्वेस्टिगेशन में भी उसको लगा दिया गया, तो ऐसे में एक्सपर्टाइज भी नहीं आएगा और प्रॉब्लम भी रहेगी, फिर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है।
पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड सेटअप कर दो। इसके अलावा पुलिस कंप्लेन, दैट मीन्स पुलिस अथॉरिटीज अगर कोई गड़बड़ करती हैं तो उनके खिलाफ में भी जनता कंप्लेन कर सके। स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेन अथॉरिटीज स्टैब्लिश कर दो और नेशनल सिक्योरिटी कमीशन सेंट्रल लेवल पे कर दो। अगर स्टेट लेवल पे कोई इशू आ रहा है तो वो सेंट्रल लेवल तक पहुंचाया जा सके। तो ये 7 डायरेक्टिव्स थे, पर देखा जाए तो इन 7 डायरेक्टिव्स को अगर कहीं पे इम्प्लीमेंट किया गया है तो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ही देखा जा रहा है। इन गाइडलाइंस को आप लिख लेना, ठीक है। अब राइटर आगे बोल रहे हैं कि मैं 10 कारण देता हूं कि क्यों हमें पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि हम जब तक डेवलप्ड होना चाहते हैं आने वाले 25 सालों में, तो हमारे पास में किन चीज़ों की वजह से हमें रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन्ड हो, इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स का अच्छे से हो पाए, ठीक है, तब जा करके हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स की चलते हैं बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होता है इकोनॉमी का। तो पॉइंट्स क्या क्या हैं, 10 कारण। पहला पॉइंट, हम जो चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया अभी इंडिपेंडेंस डे को कि कॉलोनियल लेगेसी को हमें ख़त्म करना है। तो पुलिस एक्ट ऑफ 1861 जो कि अभी भी गवर्न करता है पुलिस को, वो ख़त्म करो, क्योंकि वो तो कॉलोनियल रूल के टाइम के था। अब ये पुलिस एक्ट ऑफ 1861 कब लाया गया था, जब 1857 की 1857 की क्रांति हो चुकी थी। तो इसमें तो क्या प्रोविजन था कि पॉलिटिकल यूज करना था ब्रिटिश सिस्टम को पुलिस का इंडियंस के खिलाफ में। और आप देखो लॉर्ड डेनिंग ने तो ये बात कह दी थी कि पुलिस ये जो 1861 का पुलिस एक्ट आया था, इसमें ये बनाया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस का काम होगा और पुलिस जो है वो आंसरेबल है केवल लॉ के लिए। ये तो बात हो गई जनरल, पर बात आती है इंडियंस को ट्रीट करने की। तो इंडियंस को ट्रीट करने में आयरिश मॉडल अडॉप्ट किया गया था और आयरिश मॉडल के हिसाब से क्या है कि पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव्स अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर एट्रोसिटीज करने के लिए, इंडियंस को कुचलने के लिए ये पुलिस एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस किया था और वो आज भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि पुलिस जो है वो आज भी ब्रिटिश लेगेसी का शिकार है। तो ये पुलिस एक्ट ऑफ 1861 है ना, इसको रिपील होना चाहिए। दूसरा कारण ये बता रहे हैं राइटर कि इंडिया आज के टाइम पे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और हमें इस चीज का प्राउड भी है। पर सवाल ये है कि अगर लगातार हम इंटरनल सिक्योरिटी को ऐसे ही इग्नोर करते चले जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। जैसे कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो उसके हिसाब से देखें तो इंडिया में वायलेंस की वजह से जीडीपी का लगभग 7% नुकसान हुआ है 2020 के साल की अगर बात की जाए। तो कुल मिलाकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब रह सकता है, जब साउंड लॉ एंड ऑर्डर अवेलेबल हो या प्रेजेंट हो। दैट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, एक सिस्टम अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। तीसरा, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, पर जिस तरीके से आज के टाइम पे जो क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड के लोग हैं, जैसे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, वो चुनाव लड़ के और एंटर हो रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, या लोकसभा में, राज्यसभा तो छोड़ो, लोकसभा मेनली लोकसभा में आ गए या इधर विधानसभाओं में हम देख सकते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए ना, तो हमारी पार्लियामेंट में ये क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो लगातार एंटर हो रहे हैं। 2004 में जहां 24% इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो कि एमपी थे और उनके खिलाफ में क्रिमिनल कोई ना कोई केस चल रहा था, या उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी वाले जो इंडिविजुअल्स थे, है ना, वो 24% थे, जो कि बढ़ करके 2019 में 43% तक आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि लगातार जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले या फिर क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड वाले इंडिविजुअल्स को मौका मिल रहा है चुनाव लड़ने का और पॉलिटिकल लीडर बनने का। अब जब खुद क्रिमिनल ही पॉलिटिकल लीडर बन जाएंगे तो क्या पुलिस को वो सही से रिफॉर्म करेंगे? क्या पुलिस को वो सही तरीके से काम करने देंगे? नहीं। तो इसको भी चेंज करने की जरूरत है। चौथा, पुलिस जो है वो बहुत मुश्किलों से डील कर पाती है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को। अगर हम इफेक्टिविटी की बात करें, इफेक्टिवनेस की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो पिछले 30 सालों में लगातार अनरेस्ट बना हुआ है। माओइस्ट की बात कर लो, नक्सलवाद पिछले 50 सालों से कहीं ना कहीं बढ़ता चढ़ता दिखाई देता है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी पिछले 60 सालों से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉर्ट हुई? नहीं। तो इसके लिए पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है कि नहीं? आज देखो हमारे पास में कोई इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। कहते हैं ना, एक वाइट पेपर होना चाहिए।
जिसमें पूरी क्लियर कट गाइडलाइंस हो या क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हो कि हाँ भाई हमें क्या अचीव करना है। तो वो चीज़ें जब तक नहीं आएगी तब तक पुलिस एफिशिएंटली काम कर पाए, इस पे डाउट बना रहता है। इसके आगे पांचवा कारण, जनरली अगर देखें तो जो पब्लिक है, पब्लिक को पुलिस पे कॉन्फिडेंस बहुत कम है, और ज़्यादा भी नहीं तो जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो इस तरीके से देखते हैं कि अमीरों के लिए अलग कानून लागू होते हैं और गरीबों के लिए अलग कानून लागू होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अभी तक भी खत्म नहीं हो रही है। इसका मतलब तो एलिट क्लास के लिए तो अलग स्टेट सेगमेंट होगा, फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ रहा, यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ये जो एक गैप है ना रिच एंड पुअर के बीच का, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हो गया, अवेयरनेस की कमी है पहली चीज तो, और दूसरा पुलिस का जो ट्रीटमेंट है वो गरीबों के लिए कैसा है और अमीरों के लिए कैसा है, ये बिल्कुल जग जाहिर है, एकदम ओपन है ये चीज। तो इस तरीके से जो इंसुलेटेड इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल या फाइनेंशियल क्लाउड का, जो लोग पॉलिटिकल पावर में हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, उनका सीधा पुलिस पे जो असर है, अगर ये ठीक नहीं किया गया तो फिर ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी कि हाँ जी अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए अलग कानून है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की हम बात करें तो हर साल मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। आज इंटरनेशनली एक इंटरनेशनल डायमेंशन बन चुकी है लोकल इश्यूज को, जो लोकल क्राइम्स होते थे, जैसे आर्म ट्रैफिकिंग की बात कर लो, ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर लो, साइबर क्राइम की बात कर लो। यहाँ पे इन तीनों तरीके की प्रॉब्लम्स में बॉर्डर्स को कोई मौका नहीं मिलता कि हाँ जी ये बाउंड्री आ गई इंडिया की, तो अब पाकिस्तान से कोई क्रिमिनल या फिर पाकिस्तान से टेररिस्ट हैं वो इंडिया में एंटर नहीं होंगे, या पाकिस्तान से जो ड्रग है वो इंडिया में एंटर नहीं होगी। नहीं जी, किस हजार तरीके निकाल रखे हैं इसके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो न्यू चैलेंजेस है ना, इनको सेटल करने के लिए सोफिस्टिकेशन और एक्सपर्टीज लानी बहुत ज्यादा जरूरी है पुलिस की तरफ से। सोफिस्टिकेशन मतलब अपग्रेडेशन, एक्सपर्टीज का मतलब कि भाई एक्यूरेसी तो आए कम से कम इन्वेस्टिगेशन करने में, पकड़ने में, और जो पूरी रैकेट चलता है उसको कंट्रोल करने में। इसलिए जरूरत है हमें यहाँ पर रिफॉर्म्स की। सातवां पॉइंट ये बता रहे राइटर कि आज देखें पुलिस के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत शॉर्टेज है। लगभग 5 लाख पर्सनल्स की वैकेंसी चल रही है बट रिक्रूटमेंट टाइम पे नहीं होती। इसके अलावा देखा जाए कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और फॉरेंसिक के लिए जो फैसिलिटी चाहिए होती है ना पुलिस को, वो नहीं मिलती। वो नहीं मिलेगी तो फिर कैसे इफेक्टिवली काम कर पाएगी पुलिस। 8वां कारण है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनको 24 घंटे में 14-14 घंटे तक काम करना पड़ता है, और उनको रहने के लिए घर तक नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर। अब उसका असर फिर सीधी सी बात है, जब कोई भी अच्छा मेहनत करे उसको अगर रिवॉर्ड नहीं मिले तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस पुअर जाएगी। नेशनल पुलिस कमीशन के हिसाब से देखें तो उनके हिसाब से ये रिकमेंडेशन है कि जो भी आप कह सकते हो नॉन गैजेटेड पुलिस ऑफिसर्स है ना, उनको 100% फैमिली अकोमोडेशन मिलनी चाहिए, उनको रहने के लिए जगह देनी चाहिए। पर सच बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी लोग डिप्लॉयड हैं उनमें सेटिस्फैक्शन लेवल 31.24% ही है। और ये चीज किससे क्लियर होती है, स्टेट ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 क्या कहता है कि 14 घंटे काम करवाया जाता है, ना हफ्ते में छुट्टी मिलती है। इस वजह से उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, परेशान रहते हैं। तो बोले ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है। 9वां पॉइंट ये बता रहे हैं क्यों पुलिस में रिफॉर्म्स आने चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की देखो हमेशा ज़रूरत रहती है, और ये चीज़ तो गवर्नमेंट्स ने रिकॉग्नाइज भी की है। पर वही चीज़ है कि हाई पावर टेक्नोलॉजी जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि जो क्राइम है ना वो टेक्नोलॉजी असिस्टेड हो रहे हैं आजकल। तो उसी तरीके से पुलिस को भी उसी के हिसाब से अपग्रेड करना जरूरी है। अगर हम आज 1970-80 के दशक में जो इन्वेस्टिगेशन के मेथड यूज करेंगे और क्राइम आज 2022 की टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो रहे हैं, तो आप कैसे उन केसेस को हैंडल कर पाओगे। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना जरूरी है। और 10वां पॉइंट राइटर बताना चाह रहे हैं कि सेंटर या स्टेट किसी भी लेवल पे जो पुलिस है ऑपरेट करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑपरेट करती है सेंट्रल लेवल पे और बाकी पुलिस फोर्सेस करती हैं अलग अलग स्टेट्स पे, तो बोला उनको एक प्रॉपर कहते हैं ना कि उनको
एम्पावर करना जरूरी है। जैसे कि हम सीबीआई की बात करते रहते हैं, सीबीआई अभी तक भी स्टैट्यूटरी स्टेटस गेन नहीं कर पाई है। सीबीआई को एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे काम करवाया गया जा रहा है। अप्रैल 1 1963 को तो स्टैब्लिश हुई थी सीबीआई, और पावर कहां से ड्रॉ करती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। अगेन कॉलोनियल लेगेसी नंबर 1। नंबर 2, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे ही काम कर रही है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, इस वजह से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती है, या फिर कहते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है, केस्ड पैरेट तो बोला ही जाता है। इसके अलावा एक और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो भी 1887 में स्टैब्लिश किया गया था, और वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के बेसिस पे। दैट मीन्स उसको भी स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं मिला। दैट मीन्स जो पुलिस है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उनको आपको एम्पावर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रिफॉर्म्स वहां पर सेंट्रल लेवल पे भी आने चाहिए। अगर पुलिस में रिफॉर्म नहीं आए तो इंडिया प्रोग्रेस करेगा, ये देखो क्वेश्चन लग जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना जरूरी है, क्राइम्स को टाइम पे टैकल करना जरूरी है, और वो काम पुलिस ही कर सकती है। तो ये 10 पॉइंट्स थे कि रिफॉर्म्स क्यों आने चाहिए, और रिफॉर्म्स क्या आने चाहिए वो हमने ऑलरेडी देख ली कि प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के क्या 7 डायरेक्टिव्स आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है रूपी विल बाउंस बैक स्ट्रांगली। सौम्यकांति घोष जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, यूएसए के फेडरल रिजर्व ने और स्विट्जरलैंड का जो स्विस सेंट्रल बैंक है, दोनों ने अब इंटरेस्ट रेट राइज की है एकदम से, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन दोनों यूरोप में और यूएसए में इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड मैनर में हाई है, ठीक है ना। तो उस केस में उनको मजबूरन अपनी इंटरेस्ट रेट राइज करनी पड़ रही है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में। और जब वो इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं तो देखा जाए तो यूएसए के फेडरल रिजर्व ने जब इंटरेस्ट रेट राइज की है तो सीधी सी बात है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है डॉलर्स की, उसकी आएगी कमी, और कमी आएगी तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली राइज होगी, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी कैसी है? डेवलप्ड इकोनॉमी, स्ट्रांग इकोनॉमी है। तो उस केस में डॉलर में ही आज आप देखते हो ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो डॉलर की रेलेवेंस देखी जाती है बाकी इकोनॉमीज की करेंसीज के साथ में, जिसमें हमारा भी रुपी भी आ जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डॉलर का स्ट्रांग होना बाकियों को ऑटोमेटिकली कमजोर कर गया, ठीक है। आज यूरोपियन कंट्रीज की बात भी करो, वो लगातार इस तरीके से इंटरेस्ट रेट राइज कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं आ रहा, और वो टेम्परेरी नहीं है, सबसे बड़ी बात वो लंबे समय से चलती आ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में मजबूरन इनको इंटरेस्ट रेट राइज करना पड़ रहा है, और लग ये रहा है कि यूएसए में इंटरेस्ट रेट राइज होने का ये जो ट्रेंड है ये 2023 तक भी चलेगा। फैक्ट क्या है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक ले लो, बैंक ऑफ इंग्लैंड ले लो, बैंक ऑफ जापान ले लो, ये 3 ऐसे बैंक्स हैं जो बड़े बैंक है ना, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स, जो कि यूएसए के इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बाद में ये सोचा जा रहा था कि ये तीनों बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, पर इन तीनों बैंकों ने डिले कर दिया। अब डिले करने का नुकसान इनको ज्यादा उठाना पड़ रहा है। वो कैसे? देखो, सिंपल सी बात है, डॉलर अगर स्ट्रांग हुआ है और बाकी सारी करेंसीज एज इट इज अपने मार्केट में अपने अपने ऑपरेट कर रही है, तो ऐसे में डॉलर के कंपैरिजन में वो करेंसीज वीक हुई कि नहीं? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि रुपी वीक पड़ गया। तो यही मेन पॉइंट यहां पे हाईलाइट कर रहे हैं कि यूएसए में जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स का मतलब डॉलर की वर्थ एज कंपेयर टू अदर करेंसीज, तो वो पिछले 20 सालों में हाईएस्ट लेवल पे चल रही है ना। तो कुल मिलाकर के डॉलर के कंपैरिजन में सारी करेंसीज हैं वो डाउन गई है। आज देखो, डेवलप्ड कंट्रीज की जो इकोनॉमी, डेवलप्ड कंट्रीज की जो करेंसीज है ना, वो ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया। आज अगर परसेंट वाइज देखा जाए ना, तो इंडियन करेंसी और डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसी को कंपेयर किया जाए तो इंडियन करेंसी भी नो डाउट डाउन गई है डॉलर के कंपैरिजन में, रुपी वीक हो रहा है। पर अगर हम दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें तो रुपी इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये क्या है? ये शो करता है कि हमारे यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स हैं वो स्ट्रांग हैं, हमारी इकोनॉमी वीक नहीं हो रही है। वो तो यूएसए ने अपनी करेंसी को एप्रिशिएट कर दिया, राइट, तो उसके कंपैरिजन में हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है यूएसए के एक्शन की वजह से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर रिलेटिव परफॉर्मेंस देखी जाए इमर्जिंग इकोनॉमीज की, उसको बहुत हद तक इग्नोर किया जा रहा है प्योरिटन्स के द्वारा। प्योरिटन कौन? जो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल पे ध्यान देने वाले लोग होते हैं। वैसे अगर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिश्चियनिटी में प्योरिटन्स होते हैं, जो अमेरिका में डोमिनेटेड कम्युनिटी है मेनली, राइट। तो वो लोग कौन होते हैं? जो एकदम टिपिकल क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। और
वैसे प्योर रिटर्न अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लोग जो टिपिकल इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, जो कि एडवर्स, ये कहते हैं ना कि कुछ एक्सेप्शंस है उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो केवल प्योर प्रिंसिपल पे, सिद्धांतों पे चलते हैं। तो वो बोले एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जी रुपी जिस लेवल से डेप्रीशिएट हो रहा है उसके कंपैरिजन में बाकी करेंसीज का डेप्रीशिएशन ज्यादा है, और इसके लिए बहुत से फैक्टर्स काम कर रहे हैं कि रुपी जो है वो क्यों बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो आज 80 रुपए $1 के बराबर हो गया है, पर सच बात तो यह है कि अगर हम रीर और नीर के हिसाब से कंपैरिजन करें, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसमें अगर देखा जाए तो सीधा ये निकल के आ रहा है एक्सपर्ट्स का ओपिनियन कि इंडियन करेंसी जो है अभी भी ओवर वैल्यूड है। दैट मीन्स 80 रुपए $1 नहीं होना चाहिए, बोला 85 या 90 रुपए $1 के बराबर जाना चाहिए, पर फिर भी इंडियन रुपी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देखो आरबीआई ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की हैं कि रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है उसको कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए, बट जब यूएसए में ही डॉलर की लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए काम किया जा रहा है, फिर आरबीआई के हाथ में भी इतना ज्यादा नहीं रहता है। फिर भी आरबीआई ने पिछले 9 महीनों में लगभग $75 बिलियन का खर्चा कर दिया है। अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7 महीनों में, सॉरी, यूक्रेन वॉर जब से आउटब्रेक हुआ है तब से $75 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, वो आरबीआई ने रुपी को टैकल करने के लिए ही किया है। पर सवाल यह है कि अगर हम ज्यादा पैसा खर्च और कर दें रुपी को स्ट्रांग बनाने के चक्कर में कि हाँ जी मार्केट में डॉलर को तो हम इन्फ्लक्स करें, मार्केट में डॉलर छोड़ दें और रुपी को एब्जॉर्ब कर लें, इस तरीके से हमारे मार्केट में डॉलर की वैल्यू डाउन हो जाएगी और रुपी के कंपैरिजन में डॉलर वीक होगा, तो वो ठीक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। पर ये जो $75 बिलियन जो खर्च कर दिया ना आरबीआई ने रुपी को डॉलर के कंपैरिजन मैनेज करने के लिए, ये मान के चलो कि 9 महीने का इंपोर्ट जो है, अब हमारे पास में 9 महीने के इंपोर्ट को ही फंड करने का पैसा रह रहा है। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि आरबीआई ने भी अब बिल्कुल फ्री फ्लो छोड़ रखा है, क्योंकि बाकी करेंसीज को भी हम नोटिस करें तो हमारा इतना बुरा हाल नहीं है, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर ली। और ये चीज आपको बताई दी कि मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं हमारे, वो अभी वीक नहीं है, हमारे बहुत स्ट्रांग है। देखो यूक्रेन वॉर एक बार खत्म होता है ना, तो इंडिया एक न्यू इंडिया के तौर पे इमर्ज होके आएगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट में हमारे यहां पर बहुत इन्वेस्टमेंट के चांसेस बन रहे हैं। उसका सिग्नल कहां से आ रहा है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। कि आज हमारे अगर देखें तो पीएफआई जो है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, वो बाउंस बैक कर रहे हैं। बीच में वीकनेस आ गई थी, बट अगस्त मंथ में फिर से लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? जो नॉर्मल ट्रेंड से अगर इंडिया को देखा जाए, अगर ग्लोबल ट्रेंड से इंडिया की इकोनॉमी का पॉइंट अगर देखें, कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती है, नो डाउट वो 7% से ज्यादा भी यील्ड दे रही है। तो गवर्नमेंट को उधार लेने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करती है ना 10 साल के, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है यार, पब्लिक में बॉन्ड इशू करवाती है आरबीआई के थ्रू, और आरबीआई जो है दलाली का काम करता है गवर्नमेंट के लिए। और वो बॉन्ड इशू करते टाइम पे आरबीआई क्या बोलता है कि आप तो पैसे दो हमें, हम तुम्हें 7.5% तक का बेनिफिट दिला देंगे। 7.5% के ऊपर आपको बेनिफिट मिल जाएगा जब भी आप इस बॉन्ड को हमसे बॉन्ड खरीद लो और जब भी बॉन्ड रिडीम करोगे। तो 7.5% की बॉन्ड यील्डिंग चल रही है अगर हम बात करें, ठीक है। 7.5 का मतलब हो गया 7.15 या 7.23, 7.25 या 7 रुपये 7.23% के लगभग हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है अभी। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में अगर देखें ना, ग्लोबली अगर देखा जाए, तो वहां पर बॉन्ड यील्डिंग का जो राइज हुआ है वो रेट हमसे भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के इंडिया में भी नो डाउट बॉन्ड यील्डिंग राइज हुई है। बॉन्ड यील्डिंग राइज होने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को पैसा उधार लेने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ज्यादा पैसा पहले फ्री करना पड़ता है, ठीक है, या महंगा पड़ता है, कुल मिला के ये कह सकते हैं हम ना। तो यील्डिंग का मतलब गवर्नमेंट के लिए नुकसान वाली चीज होती है कि यार पहले 100 रुपए पे 7 रुपए लगते, 5 रुपए लगते थे, अब 7 रुपए लगने लग गए, वो वाली चीज हो गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो बॉन्ड यील्डिंग है उसको हम ग्लोबल बॉन्ड यील्डिंग के साथ कंपेयर करें तो वो भी चीज शो करती है कि इंडिया ने बहुत हद तक अपने मार्केट को टैकल किया हुआ है। फिर आ जाती है बात और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन राइज हो रहा है। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की बात करें तो कॉर्पोरेट और हाउस होल्ड्स की बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है। एमएसएमई सेक्टर के लिए रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ था जिसमें यह पता पड़ा कि एनपीए जो है वो जो भी हमने जो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में
जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम जो लॉन्च की थी, जिसके बेसिस पे एमएसएमईज को फंडिंग दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जॉब्स किस में क्रिएट होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में, जिसमें एमएसएमईज ज़्यादा ऑपरेट करती हैं। तो एमएसएमईज जो हैं उनका एनपीए हमने देखा था कि भाई बढ़ा है, पर सवाल यह है कि वो बढ़ा कितना है, क्या मैनेजेबल है कि नहीं। तो राइटर बोल रहे हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स जो है ना उनकी कंफर्टेबल जोन में ही है, वो एनपीए राइज हुआ है नो डाउट, पर वो कंफर्टेबल जोन में है, और एमएसएमईज बाउंस बैक भी कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल खत्म हो गई है, बस उनको और थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें क्या शो करी है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेफिनेटली बाउंस बैक करेगी। आई मीन इंडियन इकोनॉमी जो है वो कर रही है अपना काम, और जैसे ही एक बार ये डस्ट सेटल होगी, पूरी दुनिया में जो महंगाई का माहौल बैठा हुआ है, सबसे बड़ी बात तो यूक्रेन वॉर है, फिर सप्लाई चेन में डिसरप्शन, चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। पता नहीं इंडियन एक्सप्रेस में क्यों नहीं आ रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत बुरे परिस्थितियों से गुजर रही है अभी। खैर कई बार हम देख चुके हैं कि वहां पर रियल एस्टेट क्राइसिस में चल रहा है अभी, है ना, और जीरो कोविड स्कीम के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। इसके चक्कर में लगभग 80 लाख समथिंग 1 करोड़ के लगभग लोगों को रोक रखा है कि आप मूव ही नहीं कर सकते। बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। और कल परसों तो मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये चल रहा है कि मिलिट्री कू हो रहा है चाइना में और शी जिनपिंग को जेल में डाला जा रहा है। खैर वो ऑथेंटिक नहीं है जब तक हम कोई न्यूज़पेपर में ना देख लें, ठीक है, हो सकता है हिंदू में या किसी और में आ गया हो, पर हाँ इंडियन एक्सप्रेस में आ गया वो आर्टिकल, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक बार इस चीज को भी समझो, वो चीजें आ नहीं रही है, तो एक बार डस्ट जब सेटल होगी ना तब पता पड़ेगा कि ओवरऑल इंडिया कहां बढ़ रहा है। इसके आगे टीयर 3 और टीयर 4 की जो सिटीज हैं वहां पर हाउसिंग लोन की डिमांड बढ़ रही है, और हाउसिंग लोन की डिमांड बढ़ाने वाला कौन है? विमेन। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखते हैं, ठीक है, कि भाई सेक्स के जेंडर के बेसिस पे डिवीजन नहीं होना चाहिए, सब लोगों को लोन इजी रेट्स पे अवेलेबल होने चाहिए। तो आज के टाइम पे विमेन है ना वो लगातार अपनी जो एक कहते हैं ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज कर रही हैं। आज देखो डिजिटल सखी प्रोग्राम देख लो, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके अंडर में, या स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, डिजिटल सखी, दैट मीन्स वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिजिटल एस्पेक्ट्स। इसके अलावा देखा जाए तो स्वामित्व स्कीम जब से लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गांवों में रहने वाले लोगों को उनके रहने वाले जिस घर में वो रह रहे हैं उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स इशू किए गए कि हाँ भाई आप उसके मालिक हो, पट्टे जो दिए जा रहे हैं उसकी वजह से एक जो आइडेंटिटी बन रही है लोगों की कि हाँ भाई अब हम हमारे मकान को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट जब तैयार हो जाते हैं ना तो डॉक्यूमेंट को फिर कोलेटरल की तरह यूज़ करके मॉर्गेज करके लोन लेकर के आप आराम से अपने काम कर सकते हो। एग्जैक्टली वही काम अभी हो रहा है। तो इस तरीके से जो रैपिड फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है किसका? विमेन का, हमारी आधी % पॉपुलेशन का, तो डेफिनेटली काम करेगी। और यही चीज है कि मेल डोमिनेटेड जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे वो अब विमेन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी आधी पॉपुलेशन भी जब काम करनी और शुरू करेगी, इकोनॉमिकली एक्टिव हो जाएगी, तो डेफिनेटली फायदा तो मिलेगा ही। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि रुपी विल बाउंस बैक स्ट्रांगली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है थिंकिंग यूनिवर्सिटीज। देखो आर्टिकल को लिखा है सुकांत चौधरी जी ने। इनका कल का जो आर्टिकल था ना, हमने देखा था रोहित कंसल जी और दीपंकर सेन गुप्ता जी का, रीथिंकिंग यूनिवर्सिटी। वो आर्टिकल तो 20 तारीख का था, पर हमने डिस्कस कल संडे को किया था, राइट। तो उसमें बोल रहे हैं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही थी, और यूजीसी और जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं, स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसको चेंज करने की बात की गई है। अब राइटर जो हैं वो सीधा क्वेश्चन उठा रहे हैं उस आर्टिकल पे। उस आर्टिकल के काउंटर में कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि स्टेट फंडिंग के ऊपर सवाल उठाया गया था, ठीक है, कि बोले सरकार जो है वो फंड देती है और फंडिंग देने के बाद में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लापरवाह हो जाते हैं पैसे लेने के बाद में, ठीक है, और वो फंडिंग परमानेंट रहती है, चाहे फिर वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट की बात हो या फिर इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन की बात हो। तो यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं? उस आर्टिकल में तो ये बोला था कि लापरवाही होती है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया स्टेट फंडिंग को अगर तुम रोकने की कोशिश करोगे तो आज जो डाउन ट्रोडन सेक्शन के जो ज़्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हैं वो सरकारी संस्थानों में पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि कम फीस पे वो पढ़ पाए। पर सच बात यह है कि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जिसके पास में है वो ही पढ़ पाते हैं हायर एजुकेशन की अगर बात की जाए। ये तो हम देखते भी है ना कि जब एजुकेशन की बात आती है तो हायर एजुकेशन में आते आते जो एनरोलमेंट रेशियो है वो लगातार डिक्लाइन होता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं। देखो 2003 तक
1990 से लेकर के 2003 तक अगर देखें तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादातर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब गवर्नमेंट की संस्थाएं काम किया करती थी। पर मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जिसमें 1990 से लेकर लगातार प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया, उसके चलते आज आप देखो कि प्रिविलेज क्लास जो है, एजुकेशनली प्रिविलेज क्लास, दैट मीन जिन लोगों के पास में कुछ विशेष अधिकार हैं या फिर जिनके पास में मनी पावर है, उनके बच्चे तो देखो आराम से पढ़ पा रहे हैं। कारण क्योंकि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आज के टाइम पे 70% से ज़्यादा प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पर पढ़ने के लिए लगती है फीस। तो इस तरीके से बोले डाउन ट्रोडन सेक्शन, बैकवर्ड सेक्शन जो है, उनको मौका नहीं मिल पाता पढ़ने का। ठीक है, फिर इसके अलावा फिर बात आती है फैकल्टीज़ पे सवाल उठाया गया था, जो प्रीवियस आर्टिकल हमने डिस्कस किया उसमें, कि फैकल्टीज़ बहुत लापरवाहियाँ करती हैं या फिर एक बार रिक्रूटमेंट होने के बाद में फिर ना तो स्किल अपग्रेड करती है ना कुछ और। यहाँ पे काउंटर क्या मारा जा रहा है राइटर के द्वारा कि आज के टाइम पे भैया एक बार डेटा उठा करके देखो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 30% के लगभग वैकेंसीज चल रही हैं। प्रोफेसर्स के फिगर की बात करें तो वो केवल 40% ही प्रोफेसर्स वहाँ पर अपॉइंटेड हैं। सेवरल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर उड़ीसा में देखो केवल 62% ही अपॉइंटमेंट है, और कुछ दो यूनिवर्सिटी तो ऐसी है उड़ीसा में जहाँ पर कोई टीचर ही नहीं है। तो बोला आप कहाँ पर प्रॉब्लम समझ रहे हो, तो अपॉइंटमेंट ही प्रॉपर नहीं हो रही है, फुल टाइम फैकल्टीज़ की शॉर्टेज आ रही है, और फुल टाइम फैकल्टीज़ हैं भी तो उनके पास में मास्टर डिग्री नहीं है, तो अपॉइंटमेंट में इशू आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ तो देखो उन्होंने भी बोली थी कि रेम्यूनरेशन एकदम प्रॉपर मिलना चाहिए, जिससे कि हाँ, इन्हें हमने एक आर्टिकल पहले डिस्कस किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो, जिसमें हमने देखा था कि टैलेंट हंट जरूरी है। एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो टैलेंट को हमें एजुकेशन स्ट्रीम में लाना होगा, नहीं तो फिर एजुकेशन इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। ठीक है, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो गेस्ट लेक्चर, एडॉक या फिर कैजुअल लेवल पे जो लोग काम करने जाते हैं ना पढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको काम तो पूरा कराया जाता है बट सैलरी टाइम पे नहीं जाती और पूरी नहीं दी जाती है। इसके अलावा देखा जाए जो रिफॉर्म्स के लिए जो चाहिए ज़रूरत है, उसके लिए हमने बोला जाता है कि भाई स्टाफ जो है वो अच्छे से काम करे। भाई सीधी सी बात है, एक तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए स्टाफ को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मिलना चाहिए, और एक मैनेजमेंट है ना वो अपनी कही हुई बात को इंप्लीमेंट करे, वॉक द टॉक, ये प्रिंसिपल होना चाहिए, तब जाकर के ठीक काम होगा। नहीं तो एजुकेशनल सिस्टम में, हायर एजुकेशनल सिस्टम में अगर ऐसे स्ट्रेस बनी रही तो ट्रांसफॉर्म्स आना मुश्किल हो जाएंगे। फिर बात की जा रही है फंडिंग को लेकर के। बोलो फंडिंग की अगर बात की जाए तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको 5 ईयर प्लान जब से डिसकंटिन्यू किया गया 2017 में, 12वां 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में 5 ईयर प्लान बंद हो गए। जो प्लानिंग, तो 5 ईयर प्लान थे ना, पंचवर्षीय योजनाएं, उनके बेसिस पे एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट ग्रांट दिया जाता था यूनिवर्सिटीज को, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को, और वो किस पे बेस्ड था, परफॉर्मेंस बेस्ड। क्योंकि कल वाले आर्टिकल में हमने देखा था 20 तारीख वाला जो आर्टिकल था, जिसमें क्या बोला गया था कि जी परफॉर्मेंस बेसिस पे होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम कितना उसके हिसाब से फंडिंग मिलनी चाहिए। बोले ये फंडिंग तो पहले से चल रही थी, पर ये फंडिंग जब से 5 ईयर प्लान खत्म हुआ है तब से कम पड़ रही है। इसके अलावा देखा जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग जो है वो अभी पिछले टाइम में 6.6% राइज हुई है, पर वो राइज किसके बेसिस पे हुई है, महंगाई की वजह से। करेंसी जो है वो वीक पड़ रही है, इसकी वजह से वो फंडिंग बढ़ी है। स्टेट लेवल की बात करो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत बुरे हाल हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि फंडिंग की बात करता है, नाम ही ग्रांट कमीशन है, बोलो उसके द्वारा चलाई हुई सारी स्कीम सस्पेंड हो चुकी है। और आज के टाइम पर अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, जो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, दैट इज रूसा, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। बोलो उसके अंडर में जो फंडिंग दी जाती है वो फंडिंग भी टाइम पे नहीं जा रही है, प्रोजेक्ट जो है वो बीच में ही अटके हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो रही। तो फंडिंग प्रॉपर नहीं जाएगी तो इंस्टीट्यूशन कैसे एजुकेशन प्रॉपर दे पाएंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का कॉन्सेप्ट जो लाया गया उसमें ये था कि भाई जो बढ़िया परफॉर्म करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम तैयार करेंगे, जो कि क्वैकरली सिमॉन्स हो गया या द हायर एजुकेशन रैंकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, जो इंटरनेशनल रैंकिंग दी जाती है, उसमें हम हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को टॉप पे ले जाना चाहते हैं। तो बोला उसमें 2 स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव हुई, एक तो अन्ना यूनिवर्सिटी, एक जादवपुर यूनिवर्सिटी, और ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ को हजार करोड़ रुपए की असिस्टेंस मिलनी थी। पर सच बात यह है कि अभी तक भी ये फंड रिलीज नहीं किया गया है, जबकि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। तो राइटर बोल रहे हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस की बजाय ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है कि भाई किस यूनिवर्सिटी को पैसा देना है, किसको नहीं देना, ये उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं, ये देखा जा रहा है कि किस स्टेट में वो लोकेटेड है। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी के यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जा रहा है,
वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। बोले यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तौर पे जादवपुर ने क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है ना, वो पहले किस नाम से जाना जाता था? यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, ठीक है। तो बोला उसके लिए एलिजिबल है, फिर फंडिंग क्यों नहीं दी जा रही है? जबकि वहां पर फैकल्टी को बहुत फ्रीडम मिलती है, फैकल्टी खुद प्रोजेक्ट लेकर के आती है, खुद नेगोशिएट करती है। यूजीसी भी बहुत, यूजीसी हो या फिर कोई भी मिनिस्ट्री हो, वहां पर सीधा जाकर के डील करती है फैकल्टीज अपने हिसाब से। इतनी लिबर्टी मिली हुई है, पर उसके बावजूद भी बोला फंडिंग की शॉर्टेज वहां पर रहती है। तो कहां फिर आप अपनी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज को प्रमोट होने का मौका दे रहे हो? तो राइटर का कहना यही है कि जो हमने पिछला जो आर्टिकल कल जो डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं। और वो कमियां कहां से स्टार्ट होती हैं? ओरिजिन से। बात कुल मिला के हमें क्या करना है? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं, और रिफॉर्म के लिए ही दोनों आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। उन्होंने जो सजेशन दिए वो हो गए, और इधर जो राइटर की तरफ से काउंटर थे वो हो गए। तो पॉइंट्स का बैलेंस बना लेना आप, ठीक है, दोनों तरफ से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन अननेचुरल क्वाइट। देखो अभी क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में एक और चीज ऐड कर दी गई है, वो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है 2022, उसमें ये प्रोविजन रखा गया है कि अब से पुलिस जो है वो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखेगी, जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और ये सारी चीजें, जो भी अरेस्ट होंगे उन इंडिविजुअल्स के। बस इसमें केवल एक एक्सेप्शन रखा गया है, वो क्या कि जो सेक्शन 144 है ना सीआरपीसी का, जिसमें क्या बोला जाता है कि भाई 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ अगर मिलेंगे तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। केवल उनको तो छोड़ा गया है, बाकी जिनको भी पुलिस जेल में डाल देगी उन सबके बायोमेट्रिक एविडेंसेस पुलिस अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखेगी। अब राइटर ये बोलना चाह रही हैं कि यहां पर ये जो एक्सेप्शन दिया है धारा 144 के बेसिस पे, कि हाँ भाई यहां पर अगर इंडिविजुअल्स को अगर जेल में डाला जाता है धारा 144 के बेसिस पे, तो उनको छूट दे दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगी? क्योंकि सब पॉइंट ये निकल के आता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 के अंडर में जो सेक्शन 66A था, जिसमें सीधा ये था कि कोई भी ऑनलाइन ऑफेंसिव कंटेंट अगर ऐड करे और उस कंटेंट को स्टेट, दैट मींस सरकार के द्वारा ऑफेंसिव कंसीडर करके उसको जेल में डाला जाए, उस प्रोविजन को इस सेक्शन 66A के अंडर में खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल केस में। ये कहा था कि ये भाई आर्टिकल 19 का वायलेशन है, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी अपना एक तरीके से अपनी तरह से स्टेट के अगेंस्ट में डिसेंट शो करे, आप उसको जेल में बिठा दोगे, ऐसा नहीं होगा। एक तो ये बोला, इस कानून का अभी भी यूज किया जाता, अभी भी बहुत सारे केसेस आते हैं जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, उसके बावजूद भी यूज हो रहा है। दूसरी चीज, सेक्शन 144 के अंडर में जब किसी भी इंडिविजुअल को या कुछ भी इंडिविजुअल्स को अगर जेल में डाला जाता है तो क्या केवल 144 धारा ही लगती है क्या? नहीं, वो लंबी लिस्ट धारा की, कभी 144, कभी 320, पता नहीं कौन कौन सी तो लिस्ट बना देते हैं। तो बोले यहां पर तो आपने एक्सेप्शन केवल 144 सेक्शन को ही दिया है, सेक्शन 144 को ही दिया है, और जेल में आप डालते हो 144 के अलावा और भी बहुत सारी धाराएं लगा करके, तो क्या वहां पर बचाव है? अच्छा, फिर बात आती है कि जिस भी इंडिविजुअल को पुलिस ने जेल में डाल दिया उसकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो पुलिस रिकॉर्ड में मेंटेन रहेगी, और अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो चाहे कि हाँ जी मेरा डेटा जो है वो डिलीट हो जाए, अच्छा ये भी देखा जाएगा कि उसका प्रीवियस कोई ऑफेंस में नाम ना हो। अच्छा, ये जो धारा 144 के अंडर में जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और उनका बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा, वो किस बेस पे? कि 144 के बेसिस पे तो उनको अरेस्ट किया गया है और प्रीवियसली उनका कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, कोई क्राइम में उनका नाम नहीं है, तो उनके बायोमेट्रिक नहीं लिए जाएंगे। तो इसमें तो केवल एक नैरो चीज छोड़ दी कि हाँ भाई कहां पर आप बायोमेट्रिक नहीं लोगे, और एक बार अगर बायोमेट्रिक ले लिया और उसके बाद में बंदा फ्री होकर के बाहर भी निकल गया जेल से, तो फिर उसको वो बायोमेट्रिक डिलीट करवाने के लिए भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट इस चीज को लिखित तौर पे नहीं दे देगा कि जी ये फला फला इंडिविजुअल है जिसको आपने पहले अरेस्ट किया था, अब ये फ्री हो गया है और इसकी जो भी आपने बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड आपने मेंटेन रखा है उसको आप डिलीट कर दो, तो ऐसे में कौन बंदा ऐसा होगा जो कि कोर्ट कचहरी से बाहर निकला है और वो बाहर निकल करके वापस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा कि मेरा डेटा डिलीट कर दो यार, मुझे मेरा डेटा नहीं मेंटेन रखवाना। तो राइटर सीधा ये बोल रही है कि शांति से भी प्रोटेस्ट करना मुश्किल हो रहा है आज के टाइम पे। आज की परिस्थितियां अगर देखें, ईरान में वुमेन्स हैं वो रोड पे हैं, ठीक है,
पेरिस में प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन को लेकर के लोग रोड पे थे। लंदन में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके टेररिज्म खत्म हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की प्रोविंस है जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो बोला आप कैसे भी करके टेररिज्म खत्म कर दो। क्या इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है? जबकि कारण तो बहुत हैं। गैस के भाव देखो, महंगाई देखो, फ्लड्स देखो, हर जगह पे प्रॉब्लम चल रही है। क्या हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं? नहीं। चाहे आप 2016 में रोहित वेमुला का सुसाइड केस था उसमें प्रोटेस्ट देख लो, या फिर एंटी CAA NRC जो प्रोटेस्ट हुए थे वो देख लो दिल्ली शाहीन बाग में, उनमें भी अगर देखें तो प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल दिया गया। तो बोला शांति से प्रोटेस्ट करना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हमारा अधिकार है, बोला उसका भी वायलेशन किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि शांति से पीसफुली अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो वो की जा सकती है। पर हमारे क्या होता है कि बोले प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ कन्फाइनमेंट सेटल कर दिए। रोड पे तो कोई रैली निकाल ही नहीं सकता, साइड में पार्क बना दिए कि हाँ जी वहां पर जाकर के आप अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराओ शांति से बैठ करके, ठीक है। तो उन पर इतना अटेंशन लोगों का जाता नहीं है। रैलियां निकलनी मुश्किल नहीं होती। रैलियां तो केवल एक बार निकलती हैं, वो कब? जब पॉलिटिशियन लीड करता है। तो बोले ये चीजें है ना, ये ठीक होनी जरूरी है। नहीं तो डेमोक्रेसी है हमारी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड राइट्स हैं उनका वायलेशन करना ठीक बात नहीं होगी। तो राइटर जो है वो अपनी तरफ से कंसर्न शो कर रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉज लाए जा रहे हैं उनमें क्या इशू है। अच्छा, दूसरी एक और पॉइंट और हाईलाइट कर रही है राइटर कि पहले जो था, जब कभी भी किसी को मान लो सेक्शन 144 के अंडर में जेल में डाल दिया जाता था तो उनको फ्री होने में कुछ घंटों में फ्री हो जाते थे, पर अब मतलब हफ्ते दिन कई दिन निकल जाते हैं तब जाकर के वो फ्री हो पाते हैं। तो बोले ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं राइटर के द्वारा कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड। फिर एक ही आर्टिकल है वाई वी मेट द RSS चीफ। इसमें डायलॉग को बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है कि क्यों हमने RSS चीफ मोहन भागवत जी के साथ में मीटिंग की। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि RSS चीफ कौन है और SY कुरैशी जी ने मीटिंग की है क्या। यहाँ पर मुद्दा ये है कि हिंदू मुस्लिम जो टेंशन्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के 5 बंदे जाते हैं, पढ़े लिखे बंदे, और RSS चीफ के साथ में बातचीत करते हैं और एक कंड्यूसिव उनके बीच में बातचीत होती है जो कि इंडियन सोशल हार्मनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंडियन सिटीजन्स को जब तक हार्मनी में रहने का नहीं आदत पड़ेगी तब तक इंडिया प्रोग्रेस करे मुश्किलें हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर राइटर की बताई हुई है, एक बार आप खुद से पढ़ लेना, अच्छा आर्टिकल है ये, इनका खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। कई बार कम्युनल इश्यूज़ को लेकर के हमें जवाब देना होता है, तो वो तो डायलॉग सबसे बेस्ट चीज़ है कि नहीं। और इंडिया इस चीज़ को देखो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी बोल रहा है, ठीक है। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।